दोस्तों, यूपीपीसीएस पेपर देखने के बाद बहुत सारे एस्पिरेंट्स एग्जाम हॉल से आने के बाद सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं। पेपर बहुत हार्ड था, बहुत ज्यादा लेंदी था। ये भी अब यूपीएससी की तरह अनएक्सपेक्टेड हो गया। लेकिन सच क्या है? तो सच ये है कि यूपीपीसीएस भी एक सिस्टम, एक लॉजिक और एक फिलोसॉफी को फॉलो करता है। अगर आपने इस सिस्टम को समझ लिए तो आप अपनी सिलेबस और अपनी पढ़ाई का 50% चीजें समझ लोगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं यूपीपीसीएस पेपर ऐसा क्यों बना था, और आपने अगर इसे समझ लिया तो पेपर से डरोगे नहीं, फिर पेपर को प्रेडिक्ट करोगे, है ना। इसी के साथ में मैं बताने वाला हूं कि क्या ऐसी चीजें होती हैं जहां पे अगर हम काम करें तो हमारी और क्लियरिटी आएगी। क्या ये एक प्रोसेस है, पूरा जीरो से स्टार्ट कर रहा है। मैं आपको हर एक चीजें डिटेल में बताऊंगा। बस इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहली चीज, यूपीएससी का जो सिस्टम होता है, मोस्ट एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं, एक मिनट, हाँ, वो ये सोचते हैं कि पेपर जो अनप्रेडिक्टेड रहा है, कोई से भी प्रश्न आ जा रहा है, कुछ भी पूछ ले रहा है। इतने साल तक हम घटना चक्र पढ़ लिया, अब घटना चक्र से ना आते हुए कहीं और से ही आ रहा है। तो ये सब चीजें दिमाग में आने लगी थी। दूसरा क्या, ब्रूटलिटी। एक तो ब्रूटल रियलिटी क्या है कि यूपीपीसीएस का जो पेपर है एक सिस्टम, एक लॉजिक और एक पर्पस से बनता है। लेकिन वो पर्पस क्या है? अगर आप पर्पस अच्छे से समझ लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या होती है एस्पिरेंट्स की? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना, जितने भी एस्पिरेंट्स, सबको पता है सिलेबस क्या है, बुक क्या है और कोचिंग कहाँ से लेंगे, ये सबको पता है, सब जने करने भी लग जाते हैं। लेकिन जो ज्यादातर इग्नोर करते हैं वो होता है हमारा एग्जाम का डिजाइन। एग्जाम का डिजाइन ऐसा क्यों बनाया गया है कि पहले प्री हो रहा है, फिर मेंस हो रहा है, फिर इंटरव्यू हो रहा है। तो आप जाते सीधा पहले क्लासेस ले लेंगे, हम सिलेबस देख लेंगे, हम सब कुछ देख लेंगे, मगर जो बिगेस्ट चीज होती है ना, वो पूरा पैटर्न को एनालाइज नहीं करते हैं। एक एग्जामिनर के माइंडसेट से सोचोगे ना तो एग्जाम निकालना उतना ही इजी होता है। तो यूपीपीसीएस पेपर इज नॉट अ रैंडम, इट डिजाइन टू टेस्ट। कैसे? एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग देखेगा, स्टेट अंडरस्टैंडिंग देख रहा है और एनालिटिकल एबिलिटी ला रहा है। तो ये सब कैसे आ रहा है? तो ये सब आ रहा है हमारे इस तरीके से। पहला, प्रीलिम्स का जो स्टेज होता है वो फिल्टर होता है। दूसरा क्या होता है कि मेंस होता है, जहां पे एनालिटिकल स्टेज होता है। आपने पहले स्क्रीनिंग टेस्ट स्टेज दिया है, फिर एनालिटिकल अप्रोच देखा जा रहा है, फिर आपकी पर्सनैलिटी चेक की जा रही है इंटरव्यू के थ्रू पे। तो हर एक जो स्टेज होता है ना, वो क्या बता रहा है आपको? एक क्वालिटी बता रहा है कि एक ऑफिसर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? तो जो प्रीलिम्स का जो पहला स्टेज आता है वो क्या करता है? एक फिल्टर मैकेनिज्म है कि यहां से छानता है बच्चे को कि कौन से बच्चे इस मेंस को लिखने के लिए आएंगे। तो प्रीलियम फिल्टरिंग करता है, फिर उसके बाद आता है। तो वो क्या चीजें चेक करता है प्रीलिम्स में? कि पहली बात तो आप एलिमिनेट करता है वो, कि मैक्सिमम कैंडिडेट को मैं यहां से एलिमिनेट करूं, जो बहुत ज्यादा सीरियस होंगे वो आए हमारा मेंस देने के लिए। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है? सेलेक्ट करता है सीरियस एस्पिरेंट्स को, जैसा कि मैंने अभी बताया। तीसरा है, टेस्ट कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लाता है कि भाई मैंने इस तरीके से टेस्ट पूछा है, आप देखिए आप क्या आंसर देते हो। मैंने इतना हार्ड दे दिया, ये देखिए क्या करते हैं। एनालिटिकल है, एलिमिनेशन के थ्रू पे क्या आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये सब चीजें प्रीलिम्स में चेक कर लेता है। तो प्रीलिम्स का पेपर बहुत बार डिफिकल्ट लगता है। किस पर्सपेक्टिव में डिफिकल्ट लगता है? तो डिफिकल्ट लगता है या तो कॉन्सेप्ट और फैक्ट। ऐसा लगता है कभी कभार कि कॉन्सेप्ट और फैक्ट मिला ही दिए। दूसरा, कंफ्यूजन होता है स्टेटमेंट को लेके। कुछ कुछ कभी कभार क्या होता है, ऐसे ही यार आता है ना, 1917, 1916, 1918 और 1919। अगर आप पेपर ध्यान से देखोगे ना कभी कभार, तो सबसे ज्यादा जो क्लोज आंसर होता है ना, वो करंट अफेयर्स के होते हैं। मतलब बहुत ही क्लोज होता है। कभी किसी का नाम सेम मिल जाएगा, जैसे स्पोर्ट्स का है तो वहां पे नाम सेम मिल जाएगा, तो हमें ऐसा लगेगा अरे यार ये तो बहुत ही क्लोज पूछ लिया, आप तो समझ में भी नहीं आ रहा है। दूसरी चीज क्या होती है कि अगर आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट वीक है तो आप वहां पे हार जाओगे। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है कि यूजुअली क्या होता है कि यूपीपीसीएस देने वाले ना, जो 70% एस्पिरेंट्स होते हैं वो होते हैं यूपीएससी से ही। जब उनका अटेम्प्ट खत्म हो जाता है या एक दो अटेम्प्ट के बाद, अब तो एक दो अटेम्प्ट के बाद यूपीएससी वाले भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो उनका कॉन्सेप्चुअल थिंग्स, जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन वहीं पे फैक्चुअल बहुत वीक होता है। अब जो 30% रिमेनिंग बचते हैं, जो हो सकता है पुराने एस्पिरेंट्स हो या जो हो सकता है नए आ रहे हो, जो सिर्फ यूपीपीसीएस के ऊपर फोकस करने वाले हैं, वो सिर्फ फैक्ट्स पढ़ते हैं। तो उनको सिर्फ एक चीज पता है कि मुझे सिर्फ घटना चक्र पढ़ लेनी है, आई दृष्टि आएगी, करंट अफेयर वो पढ़ लेनी है, मेरा ये एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप चाहते हो कि आप जीतो तो आपको यूपीएससी की तो बराबर, तो कम से कम थोड़ा तो बराबर आना पड़ेगा। तो यहाँ पे यहीं पे आके हम सब हार जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है? क्लोज ऑप्शन। जब ऑप्शन बहुत क्लोज आता है तो वहां पे आता है आपका कॉन्सेप्ट, वहां पे आता है आपकी एनालिटिकल अप्रोच क्या है। जब आप इस तरीके से करते हो ना तो यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर बहुत ज्यादा खराब नहीं आता। इसलिए यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग और एलिमिनेशन एबिलिटी, ये दोनों ही नहीं चाहिए।
अब एलिमिनेशन एबिलिटी ये नहीं होता कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ऐसा वाला नहीं होता। एलिमिनेशन एबिलिटी आपकी होती है जब आप कोई चीजें पढ़ते हो तो उससे आप कॉन्सेप्चुअल चीजें कितना अच्छे से समझते हो, जितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छे से आप एलिमिनेट करके आंसर निकाल पाओगे, है ना। फिर इसके बाद आता है कि ये सब तो ठीक है सर, अब तो यूपी का नया सब्जेक्ट भी पेपर 5 और पेपर 6 वर्ड हो गया, क्या जरूरत थी यूपी जैसे चीजों को ऐड करने की यहाँ पे। तो देखिए 4 चीजें यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बताऊंगा। पहली बात है यूपी की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, यूपी की गवर्नमेंट की स्कीम्स, यूपी सोसाइटी और यूपी की इकोनॉमिक्स। ये 4 चीजें इसलिए मांगा है कि फ्यूचर में आप कौन से स्टेट में सर्विस देने जा रहे हो एज ए यूपी में, और आप एक स्टेट सर्विस के थ्रू पे जा रहे हो, तो आपको यूपी का एक एक चप्पा चप्पा पता होना चाहिए कि कैसे यूपी गवर्नमेंट रन कर रही है, कैसे यूपी का पूरा समाज है। एक चीज हमेशा याद रखिए, जो आईएएस होता है ना, ये बहुत ऊपर लेवल पे है, मगर एक जो पीसीएस ऑफिसर होता है वो उसके ठीक नीचे ही रहता है, लेकिन ये स्टेट के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ रखता है, ना कि ये रखता है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आप चाहते हो कि आपकी भी क्लियरिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए तो यूपी पीसीएस में यूपी का रोल बहुत ज्यादा आएगा, इसलिए यूपी के सब्जेक्ट्स के ऊपर धीरे धीरे ध्यान बढ़ाते रहिए, क्योंकि हो सकता है इस बार ज्यादा क्वेश्चन पूछने लग जाए। जैसे मेंस का स्ट्रक्चर ही है, पहला है जनरल हिंदी आएगा, फिर ऐसे है, फिर जीएस 1 है, फिर जीएस 2 है, जीएस 3, जीएस 4, 5 और 6 है। तो यहां से आपको ये समझ में आ रहा है, तो ये क्या फोकस क्या करिए, स्टेट और प्लस गवर्नेंस के ऊपर। पेपर 5 और पेपर 6 हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपकी गवर्नेंस और आपकी कैपेबिलिटी और आपकी चीजों को समझा रहा है कि यूपी में कौन सी चीजें कैसे रन हो रही है। वाई ऑप्शनल सब्जेक्ट रिमूव, तो ऑब्वियसली ऑप्शनल सब्जेक्ट हटाने का जो सबसे बड़ा रीजन ये था कि पहली बात तो स्कोरिंग नहीं डिसाइड हो, अगर कोई मैथ्स ले रहा, कोई इकोनॉमिक्स ले रहा था उसका स्कोर बहुत आ रहा, कोई जनरल टॉपिक ले रहा, हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो उनका स्कोर कम आ रहा, तो यहाँ पे कंपटीशन फील नहीं हो रहा था। फिर सोल्यूशन बाय यूपी पीसीएस क्या था कि पहली बात तो रिमूव किया ऑप्शनल, फिर यूपी स्पेसिफिक पेपर दिया ताकि सबके बीच में क्या हो, एक इक्वल इन्वायरमेंट आए, कोई भी एक दूसरे को ऊपर नीचे ना समझे, सबके बीच में एक इक्वल इन्वायरमेंट आ जाए, तो यहां से आपको क्लियरिटी आ जाएगी। अब बात है कि मेंस का जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव क्यों होता है, हम भी इसको एमसीक्यू के फॉर्म में क्यों नहीं कर देते हैं। देखिए पहली चीज तो आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिक्वायरमेंट होती है ना, स्किल, कि आप एक कौशल, जो प्रशासनिक कौशल अधिकारी चाहिए ना, वो कैसे पता चलेगा, जब वो कॉन्सेप्ट और थिंकिंग लॉजिक जब उसकी चेक की जाएगी, कैसे, जब वो पेपर लिया जाता है रिटर्न में, तो आपके कॉन्सेप्ट और एक थिंकिंग लेवल, पूरी एक आइडियोलॉजी को वहां पे आप लिखते हो, आपकी एक पूरी कॉन्सेप्ट को समझाते हो 200 वर्ड्स में, 125 वर्ड्स में, जब आप समझाते हो ना तो एग्जामिनर ये देखता है कि हाँ भाई इसके पास नॉलेज अच्छा है, और चीजों में बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश भी किया है। तो थिंकिंग एबिलिटी देखती है, राइटिंग क्लियरिटी देखा जाता है, और लॉजिकल रीजनिंग देखी जाती है। बात है ये क्यों, अब हो सकता है कि आप जब गांव में जाते हो 3-4 लोग को देखोगे चिढ़ जाओगे, लेकिन वहीं पे जब आप नौकरी पे चढ़ते हो वही 3-4 लोग जब आपके सामने आएंगे, बल्कि उनसे ज्यादा खराब कंडीशन में आएंगे, तो आप किस तरीके से उसे हैंडल करोगे, ये आपको ये पेपर बताता है मेंस का। फिर आता है हमारा इंटरव्यू। अब इंटरव्यू का जो सबसे पहला रीजन होता है ना, जो मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कि पर्सनैलिटी चेक कर रहा है, आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा है, कम्युनिकेशन चेक कर रहा है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड चेक कर रहे हैं, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और संचार कौशल और प्रशासनिक दृष्टिकोण के बारे में यहाँ पे देखा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों, नॉलेज चेक करना होता ना, बिलीव में वो मेंस में चेक कर लिए, प्री में चेक कर लिए, अब यहाँ पे सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं, अब कब करके बोलोगे किसी के सामने तो अच्छा तो लगेगा नहीं। एग्जामिनर वो देखता है कि अगर आप 100 लोग के बीच में खड़े हो तो आप कैसे अलग दिखोगे। होता है ना कभी कभार कि आप, अगर आपके पास नॉलेज अच्छा है बकैती के अलावा, अगर नॉलेज अच्छा है, अगर आप एक ग्रुप में खड़े होकर बात करोगे किसी से तो आप अलग से दिखोगे, हाँ भाई ये तो अच्छा बता रहा है। वैसा ही होता है जब आप एज अ आईएएस ऑफिसर, एज अ ऑफिसर, या तो एज अ एसडीएम बन के जब खड़े होते हो कहीं पे, जब आप पूरे समाज को कुछ बताते हो, तो समाज इसलिए आपकी सुनता है क्योंकि आप उस टाइम पे फैक्ट, कॉन्सेप्ट और लॉजिक, ये तीनों के ऊपर बात करते हो, और ग्राउंड पे रह के बात करते हो। तो ये चीजें आपकी इंटरव्यू में देखी जाती है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, कहीं आप आंख से आंख डाल के बात नहीं कर पा रहे हो, ऐसे ऐसे मुंडी नीचे कर ले रहे हो, बहुत सारी चीजें होती है। मैं कभी इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा जब मैं बताऊंगा अभी, लेकिन ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफिस मस्ट हैव, ऑफिसर मस्ट हैव क्या होना चाहिए, एक तो जजमेंट, लीडरशिप क्वालिटी होनी ही चाहिए। अब बड़ा मिस्टेक क्या करता है, देखिए मैंने अभी आपको इतना समझाया, बिगेस्ट मिस्टेक क्या करता है एस्पिरेंट, कि एकेडमिक एग्जाम देता है, मोस्ट एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, दे ट्रीट पीसीएस एग्जाम एज एकेडमिक कॉलेज वाला एग्जाम की तरह करते हैं। लेकिन आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, अगर इस एग्जाम को निकालना है तो फोकस यहाँ पे कॉन्सेप्ट के ऊपर, एक एक स्टेज के ऊपर, एक एक पेपर के ऊपर क्लियरिटी होनी चाहिए,
इसी के साथ में आपकी खुद की एक थॉट प्रोसेस होनी चाहिए कि आप इस एग्जाम को निकालोगे कैसे। लेकिन अगर यही सब बेसिक चीजें ही एब्सेंट रहेगी तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। मेरा मेरा मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ एक फाइनल अगर इंसाइट देने की कोशिश करूँ ना, इस एग्जाम को निकालना है ना, सिर्फ आपका सपना नहीं हो सकता, आपके पूरे परिवार का सपना है। अगर आप ये चाहते हो कि ये एग्जाम निकले तो इसमें आपकी मेहनत तो है ही है, नो डाउट है, आपके फैमिली का सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। और तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे ऐसी चीजें लगती है कि हर दिन अपने आप को तैयार रखना रहता है एक वॉर के लिए। आज मैं सुबह उठूंगा तो मुझे पढ़ने का मन नहीं करेगा, मैं कल फिर बैठूंगा फिर मुझे पढ़ने का मन नहीं करेगा। ये 2-3 दिन तक ये साइकिल चलता है। अगर आप यहां से निकल गए तो फिर सब कुछ हो जाएगा। मैं देखा हूं, मेरे पास भी बैच में बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, पढ़ेंगे एक भी दिन नहीं, लेकिन आके शिकायत 50 करके जाएंगे। लेकिन वहीं पे कुछ लोग होते हैं जो अपना चैलेंज खुद लेते हैं और कुछ करके दिखाते हैं। अगर आप हर दिन अपने आप को स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो आपके अंदर भी चेंजेस दिखेगा, वरना रीजन हजार है, बैच हजारों के चल रहे हैं, क्लासेस सबके चल रहे हैं, सब जाके लेते रहिए। रिमेंबर, देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर फ्यूचर में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना है तो उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव से सोचिए, मेंस के पर्सपेक्टिव से सोचिए, हर एक चीजों के बारे में सोचिए। लास्ट में बस मैं एक चीजें बस आपको बताना चाहूंगा, जो कि ये है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं अभी बोल रहा हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ अच्छी आउटपुट दिया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब की हमें बहुत जरूरत है, सब्सक्राइबर अगर हमें मिलेंगे तो हम और ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। लेकिन लास्ट में मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपको लगता है कि पेपर प्रेडिक्ट नहीं हो पा रहा है आपसे या आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको ये समझाऊंगा भी कि पेपर को कैसे प्रेडिक्ट करना चाहिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है पेपर को कैसे प्रेडिक्ट करना चाहिए। तो हाउ टू प्रेडिक्ट यूपीपीसीएस पेपर, तो प्रेडिक्ट पेपर को पूरा एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा भी कि पेपर को कैसे प्रेडिक्ट करना है। लेकिन इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। अगर आप अपना साथ देने के लिए रेडी हो तो आप रेडी रह जाइए, मैं आपके साथ अवेलेबल रहूंगा और हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम निकालना है तो 2 महीने पहले नहीं निकलेगा, आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी। ओके दोस्तों, बस आज के लिए बस इतना ही था। चलिए, जय हिंद।